Today we are starting with friction and evil or nuisance. मीन्स क्या हुआ बेटा इसका कि फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसान वाली चीज़ कैसे है, हाउ इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. सो वी नाउ नो दैट फ्रिक्शन इज़ नीडेड फॉर सो मैनी एक्टिविटीज़ इन आवर डेली लाइफ. हमने अभी थोड़ा कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रिक्शन है दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस. कहाँ कहाँ यूज़फुल था? हमारे डेली वॉक ऑन द ग्राउंड. दूसरा हमने किया था टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज़. ये सारी एक्टिविटीज़ करने में हमने किया था. बट नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ फ्रिक्शन इज़ हार्मफुल फॉर अस. फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसान वाली चीज़ कैसे है. सो वी नाउ नो दैट फ्रिक्शन इज़ नीडेड फॉर सो मैनी एक्टिविटीज़ इन आवर डेली लाइफ. हाउएवर इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस टू. इनका बहुत कई जगह पे नुकसान भी है. एंड इज़ अनवांटेड इन सर्टेन सिचुएशंस. और कहीं पे ये हमारे लिए अनवांटेड भी है, वेस्ट भी है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका हमारे लिए. ठीक है, कैसे? सबसे पहला, फ्रिक्शन कंज्यूम्स अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस. फ्रिक्शन जो है वो क्या करता है, जो भी एनर्जी आप उसको सप्लाई कर रहे हो उसकी एनर्जी को वेस्ट करा देता है. जैसे सपोज आई गेव यू द एग्जाम्पल बेटा कि जब हमारा फ़ैन चल रहा है और उसमें प्रॉपर हमने ग्रीस नहीं किया हुआ तो आपका फ़ैन एनर्जी तो पूरी ले रहा है. फैन इज टेकिंग द कंप्लीट एनर्जी जितनी उसको चाहिए मूव करने के लिए. बट क्या कर रहा है वो, साथ ही वो उस एनर्जी को कंज्यूम करके घूम रहा है. ठीक है, बट उतनी स्पीड से नहीं चल रहा जितना कि नॉर्मल फैन चलना चाहिए. इट मीन्स उसकी एनर्जी तो वो यूज़ कर रहा है बट वो सारी एनर्जी उसकी यूज़ नहीं हो रही. इट मीन्स उसकी एनर्जी क्या हो रही है बेटा, वेस्ट हो रही है. इट इज़ बीइंग वेस्टेड द एनर्जी. तो ये एनर्जी को क्या कर रहा है बेटा, वेस्ट कर रहा है. कैसे? एज फ्रिक्शन अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट. अगर फ्रिक्शन दो चलती हुई चीज़ों के बीच में अगर फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, मोशन को अपोज कर देता है, जिसकी वजह से उस चीज़ की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. स्पीड कम होने का मतलब एनर्जी तो उतनी ले रहा है बट स्पीड कम है, आउटपुट उतनी नहीं दे रहा. इसका मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस, वेस्टेज हो रही है एनर्जी की. सो द एफर्ट अप्लाइड टू द मूविंग ऑब्जेक्ट इज वेस्टेड. तो जो एफर्ट उसके ऊपर लग रहा है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए वेस्ट हो रहा है. ठीक है बेटा, इसके बाद देखते हैं हम. डू यू नो फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड. आप फ्रिक्शन को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते. वी कैन नॉट रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय कॉन्टिन्यूसली पॉलिशिंग एंड स्मूथिंग सरफेस. आप चाहे कितना भी अच्छे से पॉलिश कर लें, कितना भी अच्छे से स्मूथ कर लें सरफेस को, फिर भी आप क्या नहीं कर सकते, आप फ्रिक्शन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते. थोड़ा बहुत उस पर रहेगा. ठीक है, इन फैक्ट फ्रिक्शन कैन गो अप टू अ वेरी हाई वैल्यू. बल्कि जो फ्रिक्शन है बहुत हाई वैल्यू तक रीच कर सकता है फॉर अल्ट्रा स्मूथ सरफेसेस. अल्ट्रा स्मूथ सरफेस के लिए भी बहुत हाई वैल्यू तक फ्रिक्शन रीच कर सकता है, उसमें फ्रिक्शन बढ़ सकता है. ऐसा क्यों? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर. क्योंकि दो सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो क्लोज आते हैं. व्हेन दे कम टुगेदर दे गेट इंटरलॉक्ड. उनका सरफेस के बीच में जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं, उनके उभार हैं, दे गेट इंटरलॉक्ड. ठीक है, विद अट्रैक्टिव फोर्स ऑन वन अनदर. सो दे वुड अपीयर एज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस. क्लियर बेटा? सेकेंड, फ्रिक्शन का दूसरा नुकसान क्या है? फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ वियर एंड टीयर. फ्रिक्शन जो करता है वो क्या करता है, लॉट ऑफ वियर एंड टीयर. वियर टीयर मतलब डैमेज कर देता है चीज़ों को. कैसे? अगर मान लो आप हाथ से चलाने वाली कोई मशीन है, उसके अंदर ऑयलिंग नहीं देंगे तो क्या होगा, पहले तो वो धीरे चलेगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चलनी बंद हो जाएगी. और अगर फिर भी आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके वो पार्ट्स क्या हो जाते हैं बेटा, डैमेज भी हो सकते हैं. सो इट मे कॉज अ लॉट ऑफ वियर एंड टीयर. टूट फूट करता है. ठीक है, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. वी मस्ट हैव सीन द वोन आउट स्टेप्स ऑफ द फुट ओवर ब्रिजेस और वोन आउट सोल्स ऑफ द ओल्ड शूज़. आप सब ने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो फुट ओवर ब्रिजेस बने होते हैं उनमें टूट फूट हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से. या फिर आपके जूते हैं, आपके चप्पल्स हैं, उनके नीचे का जो तला होता है वो भी घिस जाता है. तो वियर एंड टीयर किस वजह से हो रहा है, टूट फूट किस लिए हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन. किसकी वजह से हो रही है, घिस जाते हैं. वो घिस क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है बेटा, हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन. आपने इन चीज़ों को क्यों ऑब्जर्व किया है? इट इज़ द फ्रिक्शन विच वियर आउट सरफेसेस
रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। इट मीन्स जो भी चीज़ आप पहनते हो वो चीज़ पहनने के बाद जब आप उस चीज़ की हेल्प से किसी चीज़ दूसरे सरफेस के ऊपर आप मूव करते हैं तो क्या होता है, उनमें वियर एंड टियर हो जाती है, मतलब वो फट जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से आपस में रगड़ खाते हैं, रबिंग होती है, और वो क्या होते हैं बेटा, वो जल्दी टूट फूट होनी शुरू हो जाती है। जैसे गाड़ी के टायर है वो भी घिस जाते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है, क्लियर। फॉर दिस वेरी रीज़न द मूविंग पार्ट ऑफ ओल्ड मशीन्स नीड रिप्लेसमेंट। इस वजह से किसी भी मशीन के जो पुराने पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है उसके बाद थर्ड, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन गेट वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वाइल ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा क्या हो जाता है बेटा, वेस्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। So we all have observed that when we strike a matchstick against a rough surface, हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि जब हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं रफ सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर क्या लग जाती है, इट कैचेज फायर, आग लग जाती है उस पर, ठीक है। एंड वेन वी विग्रसली रब आवर पाम्स टुगेदर, जब आप अपने हाथों को भी रगड़ते हैं तो क्या होता है, सर्दियों में आपके हाथ भी गर्म हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, दे बिकम वार्म। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को रगड़ते हैं तो क्या होता है बेटा, उसमें हीट पैदा होती है, क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। एंड दिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। जब जो एनर्जी आप फ्रिक्शंस को कम करने के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, दैट इज़ यूज्ड इनटू द हीट, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। एंड दिस इज while this is welcome for warming up our palms on a winter morning। इसलिए सर्दियों में जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो आप जो एनर्जी हाथों के ऊपर लगा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, हीट में कन्वर्ट हो रही है, और विंटर मॉर्निंग में आपके हाथ जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। एंड इट बिकम्स अ प्रॉब्लम बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। वहाँ पे तो आपको फ़ायदा कर दिया इसने, बट मूविंग पार्ट्स, मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं, अगर उनके अंदर फ्रिक्शन बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, क्या होगा बेटा, ये प्रॉब्लम का कारण भी बन सकता है। प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन कैन चेंज द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, जिसकी वजह से आपको मशीन के डैमेज पार्ट को चेंज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है, डू यू नो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन नैरो टायर एंड रोड इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सिमिलर वाइड टायर एंड रोड। ध्यान से समझेंगे बेटा, टायर चाहे कितने भी थिक हों, कितने भी पतले हों, इस बात पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन उतना ही लगेगा चाहे टायर थिक हो चाहे थिन हो, ठीक है। इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि कितना उसका एरिया है टायर का, टायर के ऊपर फ्रिक्शन उतना ही लगता है चाहे वो थिक टायर हो चाहे वो थिन टायर हो, पतला हो या मोटा हो। सो अगर उनकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, दिस इज सो बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, सरफेस की नेचर पे, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। सरफेस कितना स्मूथ है, कितना रफ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सो वाइडर टायर ऑफ द व्हीकल स्प्रेड द वेट ऑफ व्हीकल ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया एंड हेंस डिक्रीज द वियर एंड टियर ऑफ द टायर। जितने चौड़े टायर होंगे व्हीकल्स के, वो क्या करेंगे बेटा, चौड़े टायर कहाँ लगाते हैं हम, ट्रक वगैरह के नीचे लगाए जाते हैं, क्योंकि ट्रक के अंदर बहुत सामान भरते हैं ना, तो बहुत सामान को कैरी करने के लिए चौड़े टायर लगाए जाते हैं ताकि उसके ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े, ठीक है, तो आसानी से भार को इधर से उधर ले जाया जा सके। तो चौड़े टायर क्यों यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो स्प्रेड हो जाए वेट, व्हीकल का जो वेट है दैट शुड बी स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया, ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड हो जाए और हेंस वो आसानी से मूव कर सके, और ताकि वियर एंड टियर उसकी ना हो, उसकी टूट फूट ना हो। क्लियर बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है उसके बाद, ये तो था हमारे पास कि फ्रिक्शन हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है और कैसे नुकसानदेह है। अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। जहाँ कहीं फ्रिक्शन हमारे को फ़ायदेमंद है हमारे लिए, वहाँ पे हम मेथड कैसे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, कौन से मेथड है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के। लेट अस सी कौन कौन से मेथड हैं। तो सबसे पहला, वी नाउ नो दैट द फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस।
अब हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है वो फायदेमंद होता है बहुत सारी सिचुएशंस में एंड अनडिजायरेबल इन सम अदर सिचुएशन, और कुछ सिचुएशंस में ये नुकसान भी करता है हमें, ठीक है। वेन एवर द फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इट इज़ इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द सरफेस रफ। जब भी कभी आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम सरफेस को क्या करना पड़ेगा बेटा, रफ बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक द सरफेस रफ, ठीक है बेटा। वाई डू यू थिंक टायर्स ऑफ द व्हीकल्स लाइक कार्स एंड बसेज हैव ट्रेड्स ऑन देम। आपको पता है जो टायर के ऊपर निशान बने होते हैं, पिक्चर में दिख रहे हैं बेटा आपको, यू आर सीइंग द ट्रेड्स, गड्ढे से बने हुए हैं बेटा। ये क्या करें, ये क्यों बनाए जाते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि टायर जो है वो रोड के ऊपर स्लिप ना करें, है ना। तो दीज आर मेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई ट्रेड्स आर मेड ऑन द टायर्स, ट्रेड्स क्यों बनाए जाते हैं टायर के ऊपर। आंसर आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ट्रेड्स ऑन देम, पहला क्वेश्चन। दूसरा अगेन एक और क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, व्हाई इज द सोल ऑफ योर शूज ग्रूव्ड। आपके जो जूते और चप्पल के वो होते हैं, आपके नीचे वाले तला होता है बेटा, वो ग्रूव्ड क्यों होता है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे निशान बने होते हैं, क्यों होता है। आंसर करेंगे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। आंसर क्या आ जाएगा, एक ही आंसर आएगा, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, दिस इंक्रीज द फ्रिक्शन टू डिजायर्ड वैल्यू एंड हेल्प टू अवॉइड स्किडिंग और स्लिपिंग। इससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसको बड़ा नहीं लिखना वो सिर्फ एक ही आंसर लिख सकते हैं, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। इससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है ताकि आप स्लिप और स्किड ना करें, ठीक है बेटा। उसके बाद दे रखा है इन्होंने, स्पोर्ट्समैन और प्लेयर्स हैव स्पेशल शूज और स्पोर्ट्स शूज विद स्पाइक्स और क्लीट्स ऑफ पीसेज ऑफ मेटल और रबड़ ऑन देयर शूज। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके जूतों के नीचे छोटे छोटे स्पाइक्स लगे होते हैं बेटा, रबड़ के बने हुए या आपके प्लास्टिक के या लोहे के क्लीट्स ये लगे होते हैं बेटा। अगर आप शूज़ देखें ना, उनके नीचे से छोटे छोटे जैसे नेल्स होते हैं ना, कुछ वैसा वैसा निशान सा गोल गोल होते हैं बने हुए, स्किट्स ये आपके बने होते हैं, स्पाइक्स या क्लीट्स बने होते हैं मेटल के या रबड़ के। क्यों बनाए जाते हैं, अगेन टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन टू गेट अ बेटर ग्रिप। आंसर सेम आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन आ गया, स्पोर्ट्समैन के जूते ऐसे क्यों होते हैं, आंसर आ जाएगा टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, बेटर ग्रिप के लिए, ठीक है बेटा, हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा हमारे पास एथलीट्स एंड अदर स्पोर्ट्समैन। जो एथलीट्स होते हैं बेटा, एथलेटिक्स में एथलीट्स होते हैं जैसे भाला फेंकना, उसके अलावा एक आपकी लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होते हैं ना एथलीट्स, ठीक है बेटा। तो एथलीट और जितने भी अदर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ऑफन मेक यूज़ ऑफ फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो जिम्नास्ट होते हैं, जिम्नास्ट क्या करते हैं, अपने हाथों के ऊपर चॉक पाउडर को रगड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, व्हाई डू जिम्नास्ट ऑफन अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस और चॉक पाउडर ऑन देयर हैंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू लिख लो आगे, जिम्नास्ट तो लिखा ही हुआ है, इसके आगे वाई डू कर लो। वाई डू जिम्नास्ट ऑफन यूज कोर्स सब्सटेंस और चॉक पाउडर ऑन देयर हैंड्स। अपने हाथों के ऊपर कोर्स पाउडर या चॉक पाउडर या सैंड पाउडर क्यों रगड़ते हैं। अगेन द आंसर इज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, फॉर बेटर ग्रिप, ठीक है बेटा, क्लियर। सो आंसर आ जाएगा दिस इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन देयर हैंड्स एंड अनइवन बार्स, ये भी कर सकते हैं, या टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। सभी जगह सेम ही कोई आंसर आ रहा है बेटा, देखो जहाँ इंक्रीज फ्रिक्शन का है सभी जगह आंसर आपने एक ही लाइन लिखनी है, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर मेकिंग बेटर ग्रिप, ठीक है बेटा, ठीक है। दिस गिव्स देम बेटर ग्रिप फॉर सम रीजन। जो कबड्डी प्लेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, व्हाई डू कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड विद सॉइल। कबड्डी वाले जो प्लेयर होते हैं अपने हाथ मिट्टी से रगड़ते हैं। आपने देखा है कबड्डी खेलते हुए बच्चों को क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं और खींचते हैं अपने वाले खेमे में, खींचते हैं अपनी वाली साइड में। जब वो खींचते हैं अगर उनके हाथ स्लिपरी होंगे तो वो हाथ से छूट के चला जाएगा पर्सन, तो उसको छूटने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने हाथों को मिट्टी से रगड़ लेते हैं और उस मिट्टी वाले हाथ से पकड़ते हैं ताकि एक बेटर ग्रिप बन सके, फ्रिक्शन बढ़ जाए। अगेन द आंसर इज सेम, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर मेकिंग बेटर ग्रिप, ठीक है, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर मेकिंग बेटर ग्रिप। आंसर सभी में सेम आएगा बेटा, ठीक है बेटा, हो जाएगा। सो दीज आर द मेथड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। अगर पेपर में आता है राइट सम मेथड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, यूजिंग सैंड पाउडर, यूजिंग कोर्स चॉक पाउडर, मेकिंग द ग्रूव्स ऑन द टायर्स,
ठीक है, मेकिंग द स्मॉल स्पाइक्स ऑन द शूज़, ये सारे आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है उसके बाद मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पहले तो हमने किया फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अब फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। सो वी नाउ नो दैट इन मैनी सिचुएशन फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल। जहाँ पे फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदेह है, फ्रिक्शन को कम कर दो, फ्रिक्शन को कम कर दो। कैसे कम करेंगे? फर्स्ट इज पॉलिशिंग, पॉलिश करके। ठीक है, व्हेन वी पॉलिश अ सरफेस, जब आप एक सरफेस को पॉलिश करते हैं, इट्स रफनेस डिक्रीजेस, इसकी रफनेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब आप पॉलिश लगा देते हो किसी चीज़ के ऊपर, उसकी रफनेस डिक्रीज हो जाती है, स्मूथ बन गया सरफेस। अब फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा? द सरफेस बिकम स्मूथ एंड फ्रिक्शन गेट रिड्यूस्ड, फ्रिक्शन गेट रिड्यूस द सरफेस विद फाइन सैंड पेपर टू रिड्यूस द अनइवननेस। और अगर मान लो फिर भी कुछ रह जाता है, फिर आप उसको सैंड पेपर से रब कर देते हैं, जिससे फालतू की जो ऊपर कोटिंग चढ़ गई है वो भी रिमूव हो जाए। ठीक है बेटा। सेकंड हमारे पास आ जाएगा लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होता है बेटा? वी ऑल नो दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस, जब आप, हिंज क्या होता है? पहले तो हिंज होता है एक जॉइंट, जो दरवाजों के ऊपर हिंज लगा होता है ना, ये हिंज जॉइंट जो दरवाजों को एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, अगर आप उस पर प्रॉपर ग्रीस या पॉलिश नहीं लगाते हैं, ऑयल नहीं लगाते, तो दरवाजे आवाज़ करते हैं, जैसे भूतिया दरवाजे होते हैं, कर। ठीक है, जंग लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए आप क्या करते हैं? उस पर पॉलिश करते हैं या ग्रीस लगाते हैं, आवाज़ें आती है ना बेटा। तो हिंज क्या होता है? हिंज जहाँ पे जॉइंट होता है बेटा दरवाजे का, जहाँ से दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है, उसको हिंज को जॉइंट बोलते हैं हम, दैट इज़ द जॉइंट। ठीक है बेटा। तो हिंज के ऊपर भी हम क्या लगा सकते हैं? वी कैन यूज फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द हिंज ऑफ अ डोर, डोर मूव्स मोर स्मूथली, डोर जो है वो आसानी से मूव करेगा। बाइसिकल एंड मोटर मैकेनिक्स यूज ग्रीस, बाइसिकल और मोटर वाले जो मैकेनिक है वो ग्रीस यूज़ करते हैं अपने मूविंग पार्ट्स के लिए। शटर, जिनके दुकानों पे शटर लगा होता है, वो साइड में ग्रीस लगाते हैं ना, ताकि शटर आसानी से ऊपर नीचे मूव हो जाए, है ना, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए। सो इन ऑल दीज केसेस वी वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इन सभी केसेस में हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वी यूज़ द, क्या करते हैं बेटा? हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, ऑयल या ग्रीस का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। तो अंडरलाइन करेंगे, व्हाट आर लुब्रिकेंट्स। क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट आर लुब्रिकेंट? ऑयल लाइक सब्सटेंसेस विच हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऑयल जैसे सब्सटेंसेस जो फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लुब्रिकेंट। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? लुब्रिकेंट। अब ये कौन कौन से लुब्रिकेंट हो सकते हैं? फ्यूल ऑयल, मशीन ऑयल, है ना, उसके अलावा ग्रीस, ये सारे क्या हैं? दीज आर द लुब्रिकेंट। एंड द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेंट, अप्लाइंग लुब्रिकेंट टू एनी सरफेस। किसी सरफेस पे जब आप लुब्रिकेंट अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लुब्रिकेशन। क्या बोलेंगे उसे हम? लुब्रिकेशन। ठीक है। अब ये लुब्रिकेंट आपके लिक्विड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। लिक्विड जैसे कि ऑयल, सेमी सॉलिड जैसे कि ग्रीस या वैसलीन। वैसलीन सुना है ना? वैसलीन वो भी आपका लुब्रिकेंट है, लगाते हो ना आप, है ना, सरफेस को स्मूथ करने के लिए लगाते हो, जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है लगाते हो वैसलीन। क्या है? वो भी एक लुब्रिकेंट है जो स्किन को स्मूथ कर देता है। ठीक है। ऐसे ही टैल्कम पाउडर, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो टैल्कम पाउडर डालते हो ना, क्या करता है? स्ट्राइकर जो मूव नहीं कर रहा, वो स्ट्राइकर फटाफट से स्पीड में मूव करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने फ्रिक्शन को क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया। फ्रिक्शन को क्या कर दिया आपने? कम कर दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है व्हेन वी अप्लाई अ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट काम कैसे करता है? जब आप एक लुब्रिकेंट को अप्लाई करते हैं, क्या करता है? द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, अ थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज फॉर्म्ड। अंडरलाइन करेंगे, अ थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू सरफेसेस। दो सरफेसेस के बीच में एक पतली सी लेयर बन जाती है लुब्रिकेंट की। वो लुब्रिकेंट कुछ भी हो सकता है, वो लुब्रिकेंट ऑयल भी हो सकता है, वो लुब्रिकेंट ग्रीस भी हो सकता है, वो लुब्रिकेंट आपका टैल्कम पाउडर भी हो सकता है, होता है ना। सो एज द सरफेस डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर। अब सरफेस क्या होगा? पूरी तरह रब नहीं कर पाएगा। क्यों? बीच में एक लेयर बन गई लुब्रिकेंट की। ठीक है बेटा। फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। फ्रिक्शन क्या हो जाता है?
कम हो जाता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इंटरलॉकिंग हो ही नहीं पाएगी सरफेसेस, क्योंकि बीच में एक लेयर आ गई, वो इंटरलॉकिंग ही नहीं होने दे रही, फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। उसके बाद है सम टाइम वी यूज द सॉलिड पाउडर एज लुब्रिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने बताया, व्हेन वी प्ले अ कैरम बोर्ड वी स्प्रिंकल टैल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड एंड बाय स्प्रिंकलिंग टैल्कम पाउडर द फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्राइकर एंड द बोर्ड इज मच रिड्यूस। फ्रिक्शन क्या हो जाता है बेटा, दोनों के बीच में कम हो जाता है। एंड द स्ट्राइकर मूव्स स्मूथली ऑन द रोड, स्ट्राइकर स्मूथली रोड के ऊपर, उस पे बोर्ड के ऊपर आराम से मूव करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बेटा। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज अ लुब्रिकेंट। कुछ मशीनों में ऑयल नहीं डाला जाता लुब्रिकेंट की फॉर्म में। क्या यूज किया जाता है, एयर कुशन। क्या यूज किया जाता है, एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज ऑफन यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो एयर कुशन भी यूज किए जाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट आता है, डू यू नो A hovercraft is a vehicle which can travel on both on land and water. hovercraft एक ऐसी व्हीकल होती है बेटा जो आपकी पानी में भी चल सकती है और लैंड पे भी चल सकती है। It moves on a cushion of air provided by powerful pumps. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेम a व्हीकल या नेम a डिवाइस, हम कह सकते हैं मशीन, जिसके अंदर एयर जो आपका है, एयर कुशन इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। एयर कुशन इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। एयर कुशन को लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। उस मशीन का नाम लिखना है। क्या नाम है इसका, होवरक्राफ्ट। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, होवरक्राफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। नेम आ मशीन, और हम कह सकते हैं नेम आ व्हीकल, व्हीकल, ठीक है। नेम आ मशीन और व्हीकल इन विच एयर कुशन इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट और टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम ऑयल नहीं डालते, क्या यूज़ करते हैं, एयर कुशन। क्या यूज़ करते हैं, एयर कुशन यूज़ करते हैं। तो कहाँ यूज़ करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, होवरक्राफ्ट। HOVERCRAFT। आंसर विल बी होवरक्राफ्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो कंप्रेस्ड एंड प्योरीफाइड एयर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ लुब्रिकेंट। कंप्रेस्ड और प्योरीफायर एयर का यूज हम लुब्रिकेंट की तरह कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ इलास्टिक कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट के बीच में इलास्टिक कुशन बना लेती है। दिस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एंड दिस हैज एडेड एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिंग डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन द मूविंग पार्ट। इसकी वजह से डस्ट और डर्ट वहाँ पे मूव नहीं करती। तो कंप्रेस्ड और प्योरीफायर एयर भी यूज कर सकते हैं। इसमें पेपर में एयर, आपका एयर कुशन भी आ सकता है, कंप्रेस्ड और प्योरीफाइड एयर भी आ सकता है। ठीक है, तो होवरक्राफ्ट में ये यूज होती है बेटा। नेक्स्ट है, इट इज़ दिस प्रॉपर्टी दैट एयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्मूथ राइडिंग ऑफ होवरक्राफ्ट। ठीक है बेटा, होवरक्राफ्ट में इसको यूज किया जाता है। लास्ट आता है बेटा हमारे पास बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है, आपकी मैग्नेट नहीं है, बॉल बियरिंग एक रोलिंग व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं बेटा। ये किस में यूज़ करते हैं, आपके इसमें यूज़ करते हैं, मेटल की बनी हुई बॉल होती है। इसमें गाड़ियों में भी यूज़ करते हैं, मोटर में यूज़ करते हैं, इनके अंदर भी यूज़ करते हैं, फैन वगैरह में भी। ठीक है बेटा, सो वी नो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमें पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। एंड स्लाइडिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय रोलिंग। जब आप स्लाइडिंग को रोलिंग से बदल देते हैं तो रोलिंग की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ बॉल बियरिंग इन द शाफ्ट ऑफ मोटर। मोटर की शाफ्ट में आप बॉल बियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। डायनमो, डायनमो होते हैं आपके जनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, एक्सेल ऑफ व्हीकल वगैरह में आप इनका यूज़ कर सकते हैं टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे कल।